क्या आप जानते हैं कि चाणक्य क्या बोलते हैं, कि हमें किस तरीके से औरों से बात करनी चाहिए, किसके सामने कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, और किन लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए? ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चाणक्य बोलते हैं कि इससे पहले हम किसी से बात करना स्टार्ट करें, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला, एक बार बोलने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। वे सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत दूसरों को बता देते हैं। हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छा इंसान होने की निशानी है, इससे हम सबका दिल जीत लेंगे, मगर कभी कभी ये सच नहीं होता। साल 1825 में रशिया में एक रिबेलियन हुआ था। निकोलस वान तब नया एम्परर बना था। वे चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने, यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर निकोलस वान ने इस रिबेलियन को कुचल दिया। उसने हुक्म दिया कि रिबेलियन के लीडर कॉन्द्रेत्री रायलेव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रायलेव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पाँव के पास दरवाजे खुल गए, तभी उसके फंदे की फांसी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रायलेव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को एक काम नहीं आता, यहाँ तक कि उनको एक ढंग की रस्सी भी बनाने नहीं आती। राजा का मैसेंजर तुरंत राजा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस वान बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि रायलेव की फांसी टल गई। मजबूरी से उसे रायलेव के माफीनामे पर साइन करने पड़े। लेकिन साइन करने से पहले उसने मैसेंजर से पूछा, क्या रायलेव ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा? इस पर मैसेंजर ने जवाब दिया, शायर, उसने कहा कि रशिया के लोगों को एक रस्सी तक बनाने नहीं आती। निकोलस वान ने उसी वक्त वो माफीनामा फाड़ दिया। उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित करते हैं। और अगले ही दिन रायलेव को फिर से फांसी के तख्ते पर लाया गया और बदकिस्मती से उस दिन रस्सी नहीं टूटी। अपनी बातों को लिमिट रखने से न सिर्फ आप पावरफुल बनते हैं, बल्कि इससे आप कई गलतियों से बच भी जाते हैं। जब आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफी की बातें भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक बार जब हम कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स दोबारा वापस नहीं ले सकते। तो जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। हो सकता है कि आपकी किसी बात का किसी दूसरे को बुरा लग जाए या फिर आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाएं। जैसे कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि औरों की बातों को ध्यान से सुनो और हमेशा ये मत सोचो कि तुम सबसे बड़े इंटेलिजेंट हो। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। श्याम सोचता था कि राम बहुत ही बड़ा बेवकूफ इंसान है और वो खुद बहुत इंटेलिजेंट है। एक बार उसका दोस्त कृष्णा उस गांव में आया और श्याम से कहा, और यार आजकल क्या चल रहा है? इस पर श्याम ने कहा, कुछ नहीं यार, मैं बस अपने एक बेवकूफ दोस्त के बारे में सोच रहा था और हंस रहा था। ये सुनकर कृष्णा ने कहा, इतना भी कितना बड़ा बेवकूफ है तेरा दोस्त कि तू उसके बारे में सोचकर अकेले ही हंस रहा है? इस पर श्याम ने कहा, चल तू रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ कि राम कितना बड़ा बेवकूफ है। उसने अपने दोस्त राम को बुलाया और कहा, भाई मेरे पास ये दो नोट हैं, एक 5 रुपए का और एक 10 रुपए का। मैं तुझे ये देना चाहता हूँ, लेकिन इन दोनों में से मैं सिर्फ तुझे एक नोट दूंगा, तो इनमें से तू कौन सा नोट लेगा? इस पर राम ने 5 रुपए वाला नोट उठाया और वहाँ से चला गया। श्याम जोर जोर से हंसने लगा और कृष्णा से बोला, देखा मैंने कहा था ना कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। जब अगला दिन आया तो कृष्णा को राम अकेले में मिला। कृष्णा ने राम से कहा कि कल जब श्याम तुम्हें पैसे दे रहा था तो तुमने 10 का नोट क्यों नहीं लिया? इस पर राम ने कहा, मैंने 10 का नोट इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जिस दिन मैं ये 10 का नोट ले लूंगा उस दिन ये गेम खत्म हो जाएगी। श्याम अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझता है और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा ही समझता रहे और ये गेम चलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट में चाणक्य कहते हैं कि आप एक लालची इंसान को गिफ्ट देकर फ्रेंड बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने झुककर उसे दोस्त बना सकते हैं, एक इडियट को रिस्पेक्ट देकर खुश कर सकते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान तभी खुश होगा जब उसके सामने आप इंटेलिजेंट बात करोगे। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बोलते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न भरी थी। उस वक्त उनकी बहस एक गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर से हो गई। कार्नेगी के टैक्स कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग एक $9,000 की आइटम बैड डेट में आनी थी, यानी उस पर टैक्स नहीं लगना था, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग उस आइटम पर टैक्स लगना था। कार्नेगी जानते थे कि उस गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को इंपॉर्टेंस की फीलिंग चाहिए और अगर वो उनसे बहस करते हैं तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बात चेंज कर दी और कहा, ये आइटम्स को कंपेयर करना कि कौन सी किस कैटेगरी में आएगी, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है और आपको ऐसे डिसीजंस रोज लेने पड़ते हैं। मेरे जैसे आदमी की सारी नॉलेज एक बुकिश नॉलेज है, लेकिन आपकी नॉलेज रियल एक्सपीरियंसेस से बनी है। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी आपकी जैसी जॉब होती ताकि मैं आपकी तरह हर रोज कुछ नया सीख पाता। ये सुनते ही उस टैक्स इंस्पेक्टर ने अपनी चेयर को आगे कर दिया और कार्नेगी को कहानियां सुनाने लग गए कि किस तरीके से उन्होंने ना जाने कितने ही टैक्स फ्रॉड पकड़े हैं जो बाकी ऑफिसर्स नहीं पकड़ पाए।
धीरे धीरे उस टैक्स इंस्पेक्टर की टोन फ्रेंडली हो गई और वो अपने बच्चों की स्टोरीज भी बताने लग गए। और फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि वो ये डिसीजन 2-3 दिन बाद लेंगे। 2 दिन बाद उस इंस्पेक्टर की कॉल आई और उसने कहा कि उस 9000 आइटम पर टैक्स नहीं लगेगा और हम टैक्स रिटर्न को पहले जैसे ही रहने देंगे। ये रियल लाइफ इंसिडेंट हमें यही बताते हैं कि अलग अलग इंसान को अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कई बार बेस्ट तरीका यही होता है कि उनके साथ कम्युनिकेट करने के बजाय आप उस बात को ही अवॉइड कर दें। इस पॉइंट को हम यूएस के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की स्टोरी से समझ सकते हैं। 1863 में बैटल ऑफ गेटिसबर्ग के दौरान ली की आर्मी हार चुकी थी। जब ली अपनी हारी हुई आर्मी के साथ पोटोमैक पहुंचा तो सामने एक बड़ी नदी थी जिसका पानी बारिश के कारण बढ़ गया था और उसे पार नहीं किया जा सकता था और ली के पीछे एक विक्टोरियस आर्मी थी। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ली की आर्मी को कैप्चर करने की और वॉर को खत्म करने की। लिंकन ने अपनी आर्मी के जनरल को ऑर्डर दिया कि वो काउंसिल ऑफ वॉर को कॉल करने के बजाय डायरेक्ट ली की आर्मी पर अटैक कर दे। इसके लिए लिंकन ने अपने ऑर्डर्स भी टेलीग्राफ करवाए और साथ में जनरल के पास अपना स्पेशल मैसेंजर भी भिजवाया। और उसके जनरल ने क्या किया? जनरल ने लिंकन के ऑर्डर्स का बिल्कुल ऑपोजिट किया। उसने काउंसिल ऑफ वॉर से सलाह लेनी चाहिए। उसने लिंकन के ऑर्डर्स को टाल दिया और ली और उसकी आर्मी पर अटैक नहीं किया। और थोड़े दिनों में जब नदी का पानी कम हो गया तो ली पोटोमैक से अपनी फोर्सेस को लेके भाग गया। लिंकन को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाया, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? ली हमारी पकड़ में आसानी से आ सकता था। वो हमारे इतने पास था और उसे पकड़ने के लिए मैं कुछ भी ना कर सका। इन सर्कमस्टांसेस में तो कोई भी जनरल उसे आसानी से हरा देता। अगर मैं खुद वहाँ पर होता तो ये काम तो मैं ही कर देता। गुस्से में लिंकन कुर्सी पर बैठा और अपने जर्नल को एक लेटर लिखा। माय डियर जर्नल, मैं जानता हूँ कि तुम इस बात पर तो खुश नहीं होंगे कि ली हमारे हाथों से निकल गया है। वो हमारी पहुंच में था, ऐसी पोजीशन में था जिसकी वजह से उसे आसानी से हराया जा सकता था और इससे ये वॉर खत्म हो जाती। अब इसकी वजह से ये वॉर पता नहीं कितने सालों चलेगी। अगर तुम इतनी आसान पोजीशन में भी आकर ली को नहीं हरा पाए तो तुम तब क्या करोगे जब वो रिवर की साउथ साइड होगा और हमारे पास सिर्फ अभी के मुकाबले 2/3 आर्मी होगी। और सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम ली को कभी हरा पाओगे। तुम्हारे हाथ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है और तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत दुखी हूँ। आपको क्या लगता है जब जर्नल ने ये लेटर पढ़ा होगा तो उसने क्या किया होगा? उस जर्नल ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसने ये लेटर कभी पढ़ा ही नहीं। ये लेटर लिंकन की डेथ के बाद उसके और कागजों के साथ मिला। जब लिंकन ने ये लेटर लिखा तो उसने सोचा, रुको, कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। ये मेरे लिए तो आसान है कि मैं यहाँ व्हाइट हाउस में बैठकर जनरल को लड़ने का ऑर्डर दूं। हो सकता है कि अगर मैंने ये लड़ाई खुद लड़ी होती तो शायद मैं भी वही करता जो जर्नल ने किया है। अपने आसपास लोगों को मरते हुए देख के, उनकी चीखें सुन के शायद मैं भी इतनी जल्दी अटैक नहीं करता। और अगर मैं ये लेटर भेज देता हूँ तो मेरा गुस्सा तो निकल जाएगा, पर शायद मेरा एक्सपीरियंस्ड जर्नल शर्म के मारे इस आर्मी से ही ना रिजाइन कर दे। इससे बेटर तो ये है कि मैं इस लेटर को पोस्ट ही ना करूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि चाणक्य कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं कि हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि हम एक बार भी बोलने से पहले ये देख लें कि उस शब्दों का नतीजा क्या होना चाहिए। ज्यादा बोलने वाला इंसान ही अपने को ज्यादा मुसीबतों में डालता है। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि हम दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे इंटेलिजेंट हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए लिसनिंग स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट में हमने देखा था कि हर आदमी को एक ही तरीके से इंप्रेस नहीं किया जा सकता। आप एक लालची आदमी को गिफ्ट्स देकर फ्रेंड बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने झुककर उसके दोस्त बन सकते हैं, एक इडियट को रिस्पेक्ट देकर खुश कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान को तभी खुश किया जा सकता है जब आप उसके साथ इंटेलिजेंट तरीके से बात करें। और फाइनली हमने फोर्थ पॉइंट में देखा था कि कई बार किसी डिस्प्यूट को खत्म करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि हम उनके साथ कम्युनिकेशन ना करके उस बात को अवॉइड। इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।